नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं आपके लिए रोज सीरीज लेकर आता हूं। आज आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं हिस्ट्री टॉपिक से, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। 50 प्रश्न की ये सीरीज आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पे मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मेघातिथि। मेघातिथि नाम का वह भाष्यकार था जिसके भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का यानी कि नुकसान का प्रमुख कारण क्या था? तो राजपूत काल में व्यापार में हुए नुकसान का प्रमुख कारण था मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रकूट के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? राष्ट्रकूटों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र, विषय और भुक्ति। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पाल राज्य को सुलेमान ने रुहमा कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरुष्क तथा सैंधव को पराजित किया था? यहां पर आपको बताना है कौन से अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने तुरुष्क और सैंधव को पराजित किया था। तो ये अभिलेख ग्वालियर में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विदथ। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को विदथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा घरों के आकार में। ऑप्शन नंबर डी घरों के आकार इस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? बहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहाबी आंदोलन का विलय या दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज्य युद्ध का संबंध इनमें से किससे है? दशराज्य या दशराज युद्ध का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदास। ऑप्शन नंबर सुदास दशराज्य युद्ध से संबंधित व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्न में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है यह घग्गर और हाकरा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक संकेंद्रण स्थल जो है घग्गर और हाकरा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन इनमें से किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोमिला थापर की रचना है अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 972 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक परमार शासक सियक ने मान्यखेत पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू स्थान जो है यहाँ पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। तांबे की मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित किया जाता है कहां से प्राप्त हुआ है? तो तांबे की मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित माना जाता है यह दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग के आभूषण को कहते थे? तो ऋग्वैदिक काल में गले के आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह कौन सा है? तो सुमेरिया के सूसा नगर से प्राप्त हुई
30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेखित है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रुम्मनदई अभिलेख जो है उससे हमें यह पता चलता है कि लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वैज्ञानिक जिसका नाम ऑप्शन नंबर जगदीश चंद्र बोस राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। इन्हें नाइट की उपाधि 1917 में प्रदान की गई थी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्न में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केश रंग रोगन, जिसे हम खिजाब के नाम से भी कहते हैं, इस सामग्री की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपके सामने, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को ब्रह्म सूत्र में जो है प्रतिपादित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? तो उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्यों पर कर का भार था। राइट आंसर हो जाएगा, यह विचार सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपके सामने, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। ऑप्शन नंबर सभा और समिति इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना जो है अवंती वर्मन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा कालीन लोग जो हैं अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन, इन सभी के साथ में संबंधित व्यापार करते थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में सफरनामा लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन है? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इनमें से कौन से राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। निम्न में से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? तो आर्यन पेशवा के नाम से राजा महेंद्र प्रताप मशहूर थे। ऑप्शन नंबर राजा महेंद्र प्रताप सही उत्तर हो जाएगा। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था? तो कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक जो है यह राष्ट्रकूट वंश का था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट निम्न में से किससे संबंधित था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर दलित वर्ग प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सन 2007 में की गई। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी? तो भारत के क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी को 11 अगस्त 1908 में फांसी की सजा दी गई थी। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष जो हैं यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। निम्न में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप पाली है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कांस्य थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा गुजरात महाराष्ट्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने पहली बार जीते थे। सही उत्तर हो जाएगा। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता इनमें से कौन हुआ करते थे? तो तमिलों के सबसे प्राचीन देवता जो हैं मुरुगन देवता थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है।
विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेष या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेष या कंकालों से हम यह पता कर सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कहां पर राजतंत्र था? तो प्राचीन भारत में राजतंत्र जो है कौशाम्बी, मगध, कौशल, इन सभी प्रांतों में राजतंत्र हुआ करता था। प्राचीन में मोस्टली राजतंत्र ही हुआ करता था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने के कारण सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है। तो विदेश व्यापार सर्वाधिक विकसित होने का मुख्य कारण था अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना। ये व्यवसाय के सबसे ज़्यादा बढ़ने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो हड़प्पा के लोगों को जो बर्तन यूज करते थे वो मिट्टी से अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन हुआ करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का सबसे युक्ति संगत कारण कौन सा होता था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जलीय परिवर्तन। जलीय परिवर्तन हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का सबसे युक्ति संगत कारण प्रतीत होता है। नेक्स्ट आपके सामने है, मगध के अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ में युद्ध रहा करता था? तो मगध के अजातशत्रु का सदैव वैशाली गणराज्य के साथ में युद्ध रहा करता था। सौंदरानंद निम्न में से किसकी रचना है? तो सौंदरानंद जो है यह अश्वघोष की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम काल के तीन प्रमुख शक्ति चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो चोल, चेर और पांड्य इन सभी के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय, माफ करिएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। यह जो है हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके पास में क्वेश्चंस की सीरीज। आगे भी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में निर्मित विशाल स्नानागार को निम्न में से किस प्रयोजन के लिए संभवतः प्रयुक्त नहीं किया जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये संभवतः प्रयोग नहीं कर सकते थे अनावृष्टि अथवा अन्य किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने वाले जन संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो है नंद वंश का शासन था। राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला में अशोक को भेजा था। संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से था? तो करिकाल का संबंध जो है चोल राजवंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि युक्त फसलें कौन सी थीं? तो गेहूं, जौ और सरसों ये हड़प्पा वासियों के द्वारा कृषि युक्त फसलें थीं। हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अन्नागार थे। कारण क्या था? तो विशाल अन्नागार होने का मुख्य कारण जो है ये सभी था। ऑप्शन नंबर, करों का भुगतान उपज तथा जींस के रूप में किया जाता था, इसलिए अन्नागार एक प्रकार का सार्वजनिक कोष था। गांवों के अतिरिक्त या अधिशेष उत्पादन को नगरों में रखा जाता था। खाद्यान्नों का संग्रह व्यापार के प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर, भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण भारत में केंद्रीय शक्ति का ना होना था। निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? तो मौर्य वंश के पतन का कारण उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण होने लगे थे, यह नहीं था। बाकी सब मौर्य वंश के पतन का कारण था। संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संगम के संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्यनियार ने की थी। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्यनियार और लोकतप्पियम के बारी बारी की थी। तृतीय संगम की स्थापना नक्कीरर ने की थी। तो ये सभी कथन सत्य है। हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ पर होता था? तो लोथल में हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन हुआ करता था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।